हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनसीईआरटी में जो दी हुई है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड वो। तो इसके पहले के जो टॉपिक हैं जो कि है हाइपोथैलेमस, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और ये जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मतलब उनकी एक हर एक लाइन को मैं इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मिनट देख लूँ ये दिख रहा है ठीक कि नहीं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड शेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड। तो पहले ये वाली लाइन देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती कहाँ है। तो दोस्तों हमारा जो स्कल होता है, मतलब हमारे चेहरे का जो स्कल होता है उसमें एक बोन होती है जिसे अपन बोलते हैं स्फिनोइड बोन। तो स्फिनोइड बोन की जो कैविटी होती है उसे बोलते हैं सेला टर्सिका, उसी सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है। मैं आपको एक बार एक ये फोटो दिखा देता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये है अपना स्कल, ठीक है। और उसमें जो आपको ये येलो कलर वाली बोन दिख रही है, ये है अपनी स्फिनोइड बोन। मतलब साइड से देखोगे तो ऐसा व्यू दिखेगा, और ऊपर से यदि आप काट के देखोगे स्कल को तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। और इसमें भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है स्फिनोइड बोन की, तो ये देखो भाई, ये इस वाले फोटो में आपको दिख जाएगा। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट लोकेशन होती है स्पिनॉइड, ओ सॉरी, ये एग्जैक्ट लोकेशन होती है किसकी, सेला टर्सी का जो कैविटी में बता रहा हूँ। तो इसी कैविटी में अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक और डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ आपको, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए। देखो भाई, ये अपना हो गया ब्रेन, तो उसमें ये जो अपनी सेला टर्सी का जो कैविटी है उसमें ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाल्क। तो सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है। और देखो दोस्तों, ये है अपनी, ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थ्रू ये एक स्टॉक से जुड़ी होती है, स्टॉक से, जो भी आप पढ़ो, स्टॉक पढ़ो या स्टॉक पढ़ो, ठीक है। और इस स्टॉक अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो स्टॉक जो है वो, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाला पार्ट जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका पार्ट होता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। एंड इज अटैच्ड टू ए हाइपोथैलेमस, एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू टू, एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड ए न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ये होता है ये आगे वाला पार्ट, जैसे अपन बोलते हैं, देखो ये वाला पार्ट है, ये हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये पीछे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसको भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, ठीक है। क्या क्या है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी इसके देखो, ये इसके आगे वाला पार्ट हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, और इन दोनों के बीच में जो जो वाला पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं क्या, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक तो ये हो गया पार्स डिस्टालिस, डिस्टालिस का मतलब होता है दूर वाला, ठीक है। तो ये देखो दूर वाला पार्ट हो गया पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, और जो बीच वाला पार्ट हो गया, मतलब इसमें क्लियरली नहीं दिखाया गया है, ये हो गया अपना पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो पार्स डिस्टालिस है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाला पार्ट बोला जाता है, ठीक है। पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये इतने हार्मोन मतलब बनाती भी है और रिलीज भी करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है और रिलीज भी करती है। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये इसकी बात हो रही है ना पास्ट डिस्टेलिस की, चूंकि एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है।
कौन कौन से हार्मोन बनाता है ये? कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन से हार्मोन बनाता है? एक तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको अपन सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ACTH यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन 3 हो गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH 4 हो गए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH 5 हो गए, ठीक है। तो ये पास डिस्टेलिस जो है 5 हार्मोन बनाता है। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और अपना ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 हार्मोन हो गए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पार्स डिस्टेलिस है, यहाँ पर एक मतलब छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप होता है, अपन जिन्हें अपन बोलते हैं ट्रॉफिक सेल्स। मतलब इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, मतलब आपको बता रहा हूँ। छोटे छोटे सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें अपन बोलते हैं ट्रॉफिक सेल्स। तो ये ट्रॉफिक सेल्स ही ये सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। अब ठीक है, पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ या ये बीच वाला पार्ट हुआ या ना, इसे बोलते हैं अपन पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, ये वाला पार्ट केवल एक हार्मोन बनाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो दोस्तों इन सभी हार्मोन्स के फुल फॉर्म आप याद रखना, क्योंकि आगे वाले पार्ट्स में केवल इनके शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ किए गए हैं NCERT में, ठीक है। जैसे कि GH बोलेगा तो आप समझ जाना ग्रोथ हार्मोन, ACTH बोलेगा तो आप समझ जाना एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ठीक है। कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस। तो हम ह्यूमंस में क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया क्लियरली विजिबल नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट मर्ज हो जाती है एक दूसरे में, ठीक है। इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट जो है, ये जो ग्रे ग्रे दिख रहा है, डार्क ग्रे, ये हो गया अपना एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस में जो है पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होता, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, अब ये वाला पार्ट जो दिख रहा है लाइट ग्रे कलर का इतना, ये है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको और क्या क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर पार्स नर्वोसा, या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला पार्ट क्या था? ये वाला था एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। न्यूरो हाइपोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये वाला पार्ट जो है 2 हार्मोन को, कौन कौन सा? एक सौ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, इनको स्टोर करता है और रिलीज करता है। बनाता नहीं है, केवल स्टोर करता है और रिलीज करता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड, ठीक है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। मतलब देखो आगे की लाइन में क्या बता रहा है कि ये 2 हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन यहाँ पर बनते हैं, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है यहाँ पर बनते हैं, हाइपोथैलेमस का पार्ट है जो कि, ठीक है। और इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के एक्सोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन केवल स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं, बनते नहीं हैं। बनते कहाँ हैं? एंटीरियर पिट, और बनते कहाँ हैं? अपने हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। और जबकि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। एक और बता पढ़ देता हूँ ये लाइन, विच आर एक्चुअली, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली
टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, माने ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसके कम सीक्रेशन से, मतलब वो कम निकलता है और ज़्यादा निकलता है, तो उससे कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो बताया गया है आगे एक पैराग्राफ में, ठीक है। ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। मतलब ऑफ बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म एंड लो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन रिजल्ट्स इन स्टैंड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। तो दोस्तों ये जो लाइन बताई गई है, देखो, ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म। तो जब ये कंडीशन बताई गई है अर्ली स्टेज की, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब समझ रहे हो, अर्ली स्टेज यानी ये अपनी एज मान लो आप 15 से पहले की एज मान लो, ठीक है। 5 से 12 की एज की मान लो, ठीक है। तो अर्ली स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म। तो ये जब अर्ली एज में ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है, मतलब हाइपर सिक्रेशन हो जाता है या ओवर सिक्रेशन हो जाता है, तो उस एज में अर्ली स्टेज में हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म, ठीक है। और यदि अर्ली स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन होगा, ठीक है, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ। यदि अर्ली स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, मतलब ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। मतलब उन बच्चों की हाइट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, जो अपने क्या बोलते हैं 5 से 15 के बीच में, मतलब जो अर्ली स्टेज में है, चाइल्डों की, बच्चों की बात हो रही है चाइल्ड स्टेज में। तो उनमें यदि ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन होगा तो उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, मतलब स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, रुक जाएगी उनकी ग्रोथ, ठीक है। जिस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। और ऐसे बच्चों को मिडगेट्स भी बोला जाता है, जो कि मेंटली और सेक्सुअली तो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। मेंटली बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं, बट फिजिकली डॉर्फ होते हैं, मतलब हाइट उनकी छोटी होती है, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन का जब ज़रूरत से, जब ज़्यादा निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन जब अर्ली स्टेज में, तो उससे हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं जाइगेंटिज्म। और यदि ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, जिस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपनी इस लाइन से लेकर यहाँ तक बच्चों की, मतलब अर्ली स्टेज की। और अब ये जो है, अब बात हो रही है इस वाली लाइन से अडल्ट स्टेज की। अडल्ट स्टेज से मतलब 18 के ऊपर हो गई ये हाइट, मतलब एज, ठीक है। एक्सेस सिक्रेशन, उस कंडीशन की बात हो रही है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज, ठीक है ना। मिडिल एज यानी एडल्ट की बात हो रही है। Excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in several disfigurement, especially of the face, called acromegaly। तो दोस्तों ये लाइन ये बताना चाह रही है कि जब अडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन या ओवर सिक्रेशन हो जाता है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि हाइट तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हाइट बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। हाइट तो बढ़ नहीं सकती, तो फेस का डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब आपका जो लोअर जो है ना, जो नीचे वाला जबड़ा है वो बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली, ठीक है। डिसफिगरमेंट मतलब फिगर में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है, स्पेशली ऑफ द फेस। और फेस में भी कहाँ पे, जो लोअर जो बाहर आ जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली, ठीक है। तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सेवरल डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड एक्रोमेगेली। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी।
विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से उस अडल्ट में क्या हो सकता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और प्रीमेच्योर डेथ मतलब समय से पहले मृत्यु हो सकती है यदि चेक नहीं करवाया तो, अनचेक्ड, इफ अनचेक्ड, ठीक है, डॉक्टर से। दिस डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोस्ट इन अर्ली स्टेज, और इस डिसीज़ की दिक्कत क्या है कि जब ये अपनी अर्ली स्टेज में होती है ये वाली डिसीज़, तो इसको डायग्नोस करना बहुत आसान नहीं होता है, मतलब मुश्किल होता है, ठीक है, एंड ऑफ्टन गोज अनचेक्ड फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, और कई सालों तक इसका पता भी नहीं लग पाता है अपन को, अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल। कब तक, जब तक कि एक्सटर्नल फीचर्स मतलब जो अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स में जो एक्सटर्नल फीचर जब तक नोटिसेबल नहीं होते, मतलब जो है कि जो लोअर जॉ जो है जब तक नोटिसेबली बाहर नहीं आ जाता तब तक अपन इसका पता भी नहीं लगा पाते आसानी से, ठीक है। अब ये अपने ग्रोथ हार्मोन की बात खत्म हो गई है, अब यहाँ से शुरू होगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो इसका काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ का रेगुलेट करता है, ठीक है ये, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स तो पता है ना कहाँ, मतलब जो फीमेल का जो चेस्ट या फिर जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और उनमें मिल्क फॉर्मेशन मतलब मिल्क के बनने को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसको और नाम से भी जाना जाता है, क्या है कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवा रहा है तो इसलिए अपन इसको मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स में ये मिल्क का फॉर्मेशन भी करवा रहा है तो इसलिए अपन इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोल देते हैं, किसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन को, ठीक है। अब ये प्रोलैक्टिन की बात खत्म हो गई, अब ये बात शुरू हो गई टीएसएच माने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फंक्शन क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स के बनने को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन के बनने और रिलीज होने के, रिलीज या फिर सिक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में। स्टिमुलेट करता है मतलब प्रेरित करता है, ठीक है, इंड्यूस करता है। अब ये थायराइड का खत्म हो गया, अब ये एसीटीएच की बात शुरू हो गई, ठीक है। एसीटीएच माने एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन कॉल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मिनट देखो, ये है अपनी किडनी, ठीक है, किडनी के ऊपर ये है अपनी एड्रिनल ग्लैंड। तो जब आपको कट करोगे इसको, ठीक है, तो इसके दो पार्ट आते हैं, बाहर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट बोलते हैं अपन उसको एड्रिनल मेड्यूला। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स इस वाले पार्ट में हार्मोन्स के सीक्रेशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, कौन, एसीटीएच मानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इस वाले पार्ट में, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ठीक है। सो एसीटीएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन होते हैं मतलब वो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। हार्मोन्स मतलब चार पांच नेचर के होते हैं, जैसे कि अपना प्रोटीन नेचर हो गया, स्टेरॉयड नेचर हो गया, और दो तीन और होते हैं, मतलब आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एसीटीएच ये वाली लाइन तो हो गई ना, स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एसीटीएच में बनने वाले हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोला जाता है, ठीक है, फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये अपनी एसीटीएच की बात खत्म हो गई, अब ये शुरू हो गई अपनी बात एलएच एंड एफएसएच की, ठीक है। तो ये हैं एलएच और एफएसएच, इनको अपन कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो एलएच का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि भाई इधर लिखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया आपको कि ये जो हमारी गोनाड्स होती हैं, गोनाड्स क्या होती हैं, फीमेल्स के केस में होती है ओवेरी और मेल्स के केस में होती है टेस्टिस, गोनाड्स। ठीक है, तो कहाँ गया, तो हमारे जो गोनाड्स में जो गोनाडल एक्टिविटी है, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करते हैं ये दोनों हार्मोन, कौन सा, एलएच और एफएसएच। इसलिए अपन इनको क्या कलेक्टिवली गोनाडोट्रोपिन्स भी बोल देते हैं। इन मेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। तो दोस्तों हमारा जो टेस्टिस होता है, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की सेल पाई जाती हैं जिसे अपन बोलते हैं लीडिंग सेल्स। तो ये इसमें नहीं दिया है, आप 12th में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें पढ़ोगे कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करता है, उनमें एंड्रोजेंस के सिंथेसिस और सीक्रेशन, मतलब लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को बनाने के लिए, एंड्रोजेंस को बनाने के लिए और उनको रिलीज करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, इन मेल्स, ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि इन मेल्स एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, और एलएच तो हो गया, अब एफएसएच क्या करता है, इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोस्तों ये जो एफएसएच है माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी हमारे टेस्टिस में, टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें एक सेल होती है, एक टाइप की सेल होती है, क्या, कौन सी सेल होती है, जिसे अपन बोलते हैं सर्टोली सेल। मतलब टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके अंदर होती हैं कौन सी, सर्टोली सेल्स। मतलब ये भी आप आगे पढ़ोगे 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो ये उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इन मेल्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ओ सॉरी, इन मेल्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एफएसएच और एंड्रोजेंस, ठीक है, ये दोनों मिलकर किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म के जो बनने की प्रक्रिया होती है ना, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। अब ये तो मेल की बात हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब बात हो रही है फीमेल की। ठीक है, तो इन फीमेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर, इन फीमेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। तो दोस्तों ये जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर होती हैं ओवेरी, जो कि उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, उनके अंदर होती हैं छोटी छोटी फॉलिकल्स। ठीक है, उनमें से मतलब वो फॉलिकल्स जो हैं वो स्टेजेस में होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। और जो फॉलिकल्स फुल्ली मैच्योर हो जाती है, मतलब एकदम से पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, उस फॉलिकल को अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है ओवा, ठीक है, उसको ये क्या करती हैं, रिलीज करवाती हैं। मतलब हाँ, तो ये ओवेरी जो है उसमें से जो, सॉरी, हाँ, तो जो ये ओवेरी है
उसके अंदर जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होती है उसे अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक सेल होती है जिसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, या फिर जो एग जो होता है फीमेल का, उसको रिलीज उसके रिलीज होने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इन फीमेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस, एक मिनट आपको डायग्राम से बताता हूँ यार, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो दोस्तों, ये हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है ओवेरी, ठीक है। अब जब आप इसको कट करोगे, मतलब इसका टीएस करोगे, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो ये हो गया अपना ओवेरी, ठीक है। और इसमें जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हैं फॉलिकल्स, ठीक है। और ये अलग अलग स्टेज में होते हैं, मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपन इनको नाम देते जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। और जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर जो आपको सेल दिख रही है ये है एग या फिर सेकेंडरी oocyte। तो इस ग्राफियन फॉलिकल्स में से जब ये सेकेंडरी oocyte निकलता है तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इसी ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इन फीमेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है दोस्तों। ये वाली हो गई आपकी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट रिमेनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये ओव्यूलेशन हो गया, मतलब एग निकल गया, ये फेलोपियन ट्यूब में चला गया एग, फिर आगे की प्रोसेस होगी ये, ठीक है। और उसके बाद ये इसका रिमेंडेंट बचा है, मतलब जो जो इसका अवशेष बचा है, ग्राफियन फॉलिकल का जो जो अवशेष बचा है, इसके बाद इससे बनता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसी को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है मेनली दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला तो क्या, ओव्यूलेशन कराने के लिए, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte या जो एग है इसको निकलवाने के लिए। और दूसरा दूसरा किस चीज़ के लिए, ये जो इससे बना है, मतलब इसके ग्राफियन फॉलिकल के अवशेष से जो बना है, रिमेंडेंट से जो बना है, जिसका बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है भाई, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए इसकी अपन को ज़रूरत होती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई होप अब ये लाइन समझ में आ गई होगी। फॉर्म फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन stimulates growth and development of the ovarian follicles in female। तो follicle stimulating hormone stimulate growth and development of the ovarian follicles in female, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये देखो ये फॉलिकल्स जो हैं इनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है कौन सा हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक। और क्या हो गया अपना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट। तो दोस्तों ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, मतलब क्लियरली दिखाया नहीं है एनसीईआरटी में, जिसे अपन क्या बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, इससे रिलीज होता है, ठीक। और ये करता क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट, मेलानोसाइट्स मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। मेलानोसाइट्स होती क्या है, तो दोस्तों ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस में, ये सेल्स जिन्हें अपन बोलते हैं मेलानोसाइट्स। और ये इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट को बोलते हैं मेलेनिन, ठीक है। और ये हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मतलब ये एमएसएच जो हार्मोन है यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, MSH acts on the melanocytes melanin containing cell and regulate pigmentation of the skin, ठीक है। मेलानो MSH स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को
मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए, और क्या करता है, हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन, अब ये जो खत्म हो गई ये बात, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है उनकी कहानी यहाँ तक खत्म हो गई है। अब ये जो हार्मोन है, अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये करता क्या है, ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल हैं, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो हमारे यूट्रस में जो स्मूथ मसल हैं उनको विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब, प्रेग्नेंट वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। ठीक है, कौन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एंड मिल्क एजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड्स में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और क्या करता है, मिल्क एजेक्ट करवाता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकलवाता है। ठीक है, अब ठीक है, ऑक्सीटोसिन का हो गया, अब ये आ गया वैसोप्रेसिन का। तो वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये वैसोप्रेसिन कहाँ पे एक्ट करता है, किडनी पर एक्ट करता है, मतलब किडनी में इसके रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, एट किडनी एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहाँ है, तो ये नेफ्रॉन का आप जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, नेफ्रॉन क्या है भाई, अब हमारी किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन, मतलब ये किडनी की फंडामेंटल यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर पाता है, रीएब्सॉर्ब करवाता है, रिजॉर्ब करवाता है, कौन करवाता है, वैसोप्रेसिन, एंड दियर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अब सिंपल सी बात है भाई, जब वाटर कोई एब्जॉर्ब करवा रहा है तो वाटर लॉस को क्या करेगा, रिड्यूस ही करेगा ना, थ्रू यूरिन डाइयूरेसिस। मतलब क्या करता है, डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो डाइयूरेसिस होता क्या है, यूरिन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसे अपन बोलते हैं डाइयूरेसिस। तो जो वैसोप्रेसिन है डाइयूरेसिस को रिड्यूस करता है। ठीक है, हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसलिए अपन इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके दोनों नाम आप याद रखना, क्योंकि भाई कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए ये दोनों नाम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन ना लिख के एडीएच लिख देगा, या फिर एडीएच ना लिख के वैसोप्रेसिन लिख देगा, तो ये दोनों नाम आप इसके याद रखना है, एक ही हार्मोन ये, वैसोप्रेसिन या एडीएच। ठीक है, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, यानी किसी भी वजह से, सॉरी, मतलब जब एडीएच का सिंथेसिस और रिलीज कम हो जाता है हमारी बॉडी में, मतलब एडीएच कम बनने लगता है, तो रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर। तो हमारी किडनी की जो वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी है जो, वो कम हो जाती है यदि एडीएच का हमारी बॉडी में कम, एडीएच यदि कम रिलीज होता है तो। ठीक है, डिमिनिश का मतलब कम होना है। ठीक है, डिमिनिश एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वाटर लॉस होने लगता है और अल्टीमेटली क्या, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज डायबिटीज इंसिपिटस। तो
इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। तो जब एडीएच का सिक्रेशन या सिंथेसिस किसी वजह से कम हो जाती है तो हमारी बॉडी वाटर का लॉस करने लगती है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, कहीं ना कहीं ज़्यादा वाटर लॉस करने लगती है, उसकी वजह से वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, वाटर लॉस होता है और साथ में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोस्तों ये याद रखना आप कि एडीएच की वजह से या एडीएच के कम होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। दोस्तों ये जो लेक्चर जो है, ये जो वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीनियल ग्लैंड और ये जो बाकी के थायराइड ग्लैंड हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। एक बार ये आपको डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, वैसे शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी समझा दिया है। ये है अपना क्या? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है। ठीक है, मतलब ये देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का डायग्राम है और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो दोस्तों, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में विशेष प्रकार की, मतलब स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन होते हैं जो कुछ रिलीज करते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग न्यूरॉन या फिर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। ठीक है, और ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस ऊपर वाला पार्ट। अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में हार्मोन रिलीज होंगे और रिलीज होंगे कहाँ पे? ये जो सिस्टम ये दिया गया है ना अपना, कैपिलरी का नेटवर्क दिया गया है, जिसे क्या अपन हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। ठीक है, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी वो सिग्नल देगा, फिर भाई एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाएगी और रिलीज करेगी। ठीक है, और जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में ये जो हार्मोन है वो बनते हाइपोथैलेमस में है, लेकिन यहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता, मतलब डायरेक्ट रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्ट रिलीज होते हैं, इनके एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, फिर आगे चल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और सॉरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस से जाता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन बनाती है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनते हैं और यहीं से ट्रैवल करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाती हैं। ठीक है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से बनकर ही आती हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल स्टोर करती है और रिलीज करती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है 35 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो अब इसको अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आगे वाले टॉपिक में अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई कोई भी डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।